गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जिसमें कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक में भी हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक डिस्कस किया था। उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई थिंक वो आपको क्लियर होंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ी दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जैसे अगर हम एक सिंपल इक्वेशन लेते थे कि A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B गिविंग आउट प्रोडक्ट, ठीक, तो इसका रेट हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे? रेट इज इक्वल टू आता था D कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, क्योंकि विथ टर्म्स ऑफ टाइम इज इक्वल टू द कांस्टेंट K concentration of A to the power A and B to the power B. Is it clear? But in this form we can't calculate, yeah, we are not convenient to determine the rate law and hence the rate order of reaction, because जब हम rate law ही नहीं consider कर पाएंगे तो order of reaction, because both are related to each other. तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने इसी इक्वेशंस को इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया। तो क्लास 12 सिलेबस जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपको डिस्कस करनी है बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर? जैसा कि डेफिनेशन में कहा था, जीरो ऑर्डर इट मीन्स नो concentration term change. Clear? So if we consider a reaction A giving out product, so according to the differential rate equation we write D concentration of A upon dt equal to constant K and concentration A to the power 0, because it's a zero order reaction, तो concentration of A is not changed। और किसी भी concentration के फिगर के ऊपर जब आप 0 लेते हो that is equivalent to the 1, so this is D concentration of A upon dt is equal to constant K. Is it clear? अब हमने क्या कहा, इसे हम किस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि अब इसको हम t के फॉर्म में, अगर हम इस k को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी फिगर आ गई d कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू k इंटू डी टी। यस, बिकॉज ये सब हमारा जितना हमारा फिगर था, अगर ये रिएक्टेंट है तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द साइन निगेटिव, ये भी निगेटिव, सो यहाँ पर भी ये निगेटिव। अब हमने दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया। इफ इंटीग्रेट टी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस के इंटू डी टी, तो हमारे पास फिगर आ गई बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। इंटीग्रेशन में ये आई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? एट द टाइम t is equal to 0, then A is equal to the initial concentration. Yes, अगर टाइम 0 था तो जो हमारा कंसंट्रेशन A है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाएगा, और जब ये इसके बराबर ही हो जाएगा बच्चा, तब आप देखो आपने क्या किया, यहाँ पर t की वैल्यू 0 करी, t की वैल्यू 0 करी तो ये पूरा 0 आ गया। I किसके बराबर आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ A के। और अगर टाइम 0 था तो ये A कंसंट्रेशन किसके बराबर आ गया? A नॉट के बराबर आ गया। इसका मतलब I की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? A नॉट। क्लियर?
दिस वैल्यू अगेन पुट इन द इक्वेशन नंबर ए, यानी आई की जगह पर अब आप क्या रख दीजिए, ए नॉट। तो आपकी फिगर आई कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चा, क्योंकि अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बी बन गई। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया इस सब्स्टिट्यूट करके, तो हमारा ये आया के टी इज इक्वल टू concentration of A naught माइनस concentration of A। तो K की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 1/T concentration of A naught माइनस concentration of A। ये यहाँ पर मिडिल वाला ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ये वाला कंसंट्रेशन का है और ये मिडिल ब्रैकेट में हमने इसको पुट कर लिया। सो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड integrated rate equation for the zero order reaction. Clear? This is integrated form of zero order reaction, and I think इसमें जितनी टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको क्लियर हैं। K is the rate constant, T टाइम, कितने टाइम पर हम चेक कर रहे हैं, A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ और A फाइनल कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? तो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन नंबर बी आया, ये मैथ्स के अगर आप बच्चे हैं तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। और अगर ये y एम एक्स सी आ गया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद द स्लोप ऑफ K and the intercept on the concentration of axis equal to A naught. Clear? तो अब आप इसके ग्राफ को देखिए कि कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर ज़ीरो लिया, यहाँ पर टाइम लिया और यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया। क्लियर? और जब आपने इसका एक ग्राफ लिया तो ये लाइक अ स्ट्रेट लाइन आया आपके पास, जहाँ पर ये पॉइंट जहाँ पर आप शुरू कर रहे हो ये हो गया A नॉट। क्लियर? ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू माइनस के, या आप लिख सकते थे K इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर हो गया बच्चा? और अगर आप इसको, या आपने इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ लिया और अगर आप इसको रेट के साथ ले लो तो रेट का मतलब पूरा पूरा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, और कंसंट्रेशन का ले लो तो रेट और कंसंट्रेशन का लिया तो ये क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी जो कि इनिशियल के पैरेलल होगी। क्लियर? और अगर अभी हम आपको एक नई चीज़ और पढ़ाएंगे इसी टॉपिक में कि रेट लॉ को हाफ लाइफ, टी हाफ को हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ये जब अभी पढ़ाऊंगी तब इसका भी ग्राफ आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अब आप इस ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकाल सकते थे बच्चा? सीधा सीधा किसके बराबर आ गया था रेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट K
और कंसंट्रेशन की पावर 0। तो जब ये 0 हो गई तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर आ गया? रेट के। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी यहाँ पर यूनिट क्या आ गई? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, इसको मैंने पहली वाली प्रीवियस वीडियो में भी आपको निकालना बताया था और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ फिर से क्लियर कर दी। इज इट क्लियर? बट इसी चीज़ को बच्चा अगर हम कहते कि हम इसको हाफ लाइफ से कैसे रिलेट करें, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ है क्या चीज़? और हाफ लाइफ को भी समझने से पहले कि अब तक हमने जितना आपको 0 ऑर्डर समझाया वो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म से समझाया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर रिएक्टेंट एंड गैस प्रोडक्ट ऑल आर गैसियस स्टेट, तब हमारा कंसंट्रेशन टर्म की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? पार्शियल प्रेशर। और इस पार्शियल प्रेशर को हम किससे डिफाइन कर लेते हैं? P से डिफाइन करते हैं। तब हमारी जो पहली इक्वेशन यहाँ पर आई थी वो क्या आई थी अभी? K इज इक्वल टू 1/T मिडल ब्रैकेट कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यस, इसी फॉर्म को जब हम गैसियस स्टेट के लिए डिफाइन करेंगे तब हम यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या लेंगे बच्चे? P लेंगे। और P लेंगे तब हमारा ये फॉर्मूला किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा? K इज इक्वल टू 1/T, सेम ऐसे ही P0 माइनस PA, या P0 मतलब इनिशियल, जैसे यहाँ पर ले रहे थे, PA यानी किसी एक कंपोनेंट के लिए ले लेंगे। क्लियर? अब इसी की कंटिन्यूटी में मैं आपको बताती हूँ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मीनिंग क्या हुआ? हाफ मीन्स जितना ओरिजिनल फैक्टर है उसका 50%। लाइफ मीन्स कि कितनी देर तक ये प्रोसीड करता है, कितनी इसकी ज़िंदगी है। अगर इन जनरल टर्म्स में बोले तो किसी इंसान की अगर 80 ईयर्स लाइफ है और अगर वो 40 ईयर्स जी लिया तो हम क्या कहते हैं? वो अपनी लाइफ का 50% काम कर चुका है, वो अपनी ज़िंदगी आधी निपटा चुका है, आधी वो जी चुका है। अब इस हाफ लाइफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे इस 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे? तो द टाइम टेकन फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट कैन बी कैलकुलेटेड इफ A कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0 और अब की हमने T कितना किया? हाफ। T को हमने यहाँ मान लिया T हाफ। क्लियर? तो जो हमारा इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन आएगा वो इनिशियल का हाफ आएगा। तो इनिशियल हम लोग क्या करते हैं बेटा? A0 मानते हैं। तो A कितना रह जाएगा? A0 अपॉन 2, बिकॉज हाफ लाइफ इज द टाइम, इसको फिर लिख लो, हाफ लाइफ इज द टाइम in which half of the substance has reacted. आधा सब्सटेंस रिएक्ट हुआ. सो इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0 तो फाइनल हमारा कितना हो गया? A0/2. टाइम कितना हो गया? हाफ. अगर T था तो ये T/2. ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 पे लगाएं तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? K को रखा K, T की जगह रखा है 1/T/2. और ये T/2 का मतलब ये नहीं है कि इस 2 को कहीं कैलकुलेशन में आप यूज़ करेंगे, ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंटेशन है. दिस 2 इज नॉट इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0, फाइनल कंसंट्रेशन इज A0/2. ओके, अब आप इसको
सॉल्व कर सकते थे, एलसीएम ले लिया तो ये आपका आ जाता k इज इक्वल टू 2a0 माइनस a0 अपॉन t हाफ। यस, और टी हाफ को इसमें आपने a0 कॉमन ले लिया तो ये आपका आ जाता है a0 अपॉन टी हाफ, यानी हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो आएगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k, क्योंकि यहाँ पे आपने ये 2 एलसीएम लिया था, ठीक है, तो ये वाला 2 एलसीएम वाला 2k। इज इट क्लियर? तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के लिए जब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हम पुटअप करेंगे तो ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे। जब हम जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गैसियस स्टेट में कंसीडर करेंगे तब न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। और जब हम जनरली इसको रिएक्शन के टर्म्स में, सॉलिड या लिक्विड के टर्म्स में, बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में करेंगे तब हम कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। इज इट क्लियर? तो तीनों फॉर्मूले के हम लोग एक एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि हम वैल्यूज़ को कैसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम तीनों फॉर्मूले की फॉर्म आपके सामने फिर से लिख देते हैं बच्चा, ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। k इज इक्वल टू 1/t कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस a, पहली फॉर्म। सेकेंड, अगर ये गैसेस स्टेट में था देन k इज इक्वल टू 1/t p0 माइनस p। और तीसरा इसका हमने हाफ लाइफ के साथ रिलेशनशिप निकाला तो t हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a0 अपॉन 2k। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और सबसे पहले हम अपनी सिंपल बुक एनसीईआरटी की तरफ ही मूव करते हैं बेटा, ताकि पहले अगर आपको वो करना आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल है आपके लिए कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। अब देखो, जैसे मैंने गैस की बात करी ना, तो ये पहला क्वेश्चन ही आपके पास अमोनिया का गया। तो अमोनिया क्या होती है? गैस। प्लेटिनम पर अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो ये डिसोसिएट भी गैसेस में हो जाएगी, N2 भी गैस और हाइड्रोजन भी गैस। क्लियर? इस जीरो ऑर्डर विथ रेट कांस्टेंट, यानी अब यहाँ पर उन्होंने k की वैल्यू आपको दी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। What are the rate of production of ammonia? What are the production of, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्वेश्चन था व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड हाइड्रोजन। क्लियर? अगर हमारे पास इनिशियल इक्वेशन ये है फर्स्ट वाली, जिसको हमने नंबर 1 दिया, इसके अकॉर्डिंगली बच्चे आपने रेट निकाला तो क्या बन के आया आपका? रेट इज इक्वल टू आ जाता है, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आप लिखते हैं निगेटिव 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, को भी डेल्टा बना लिया, या डी से कर लेंगे इंस्टेंटेनियस के, इक्वल टू प्लस, इसको डी कर दो क्योंकि इंटीग्रेटेड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डी टी। क्लियर? जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो बताया था तब हमने वहाँ पर आपको ये इक्वेशंस फॉर्म करनी बता दी थी। क्लियर? और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन
रेट किसके बराबर होता है बेटा? खाली कांस्टेंट के, क्योंकि कंसंट्रेशन का तो कोई चेंज ही हम लोग डिस्कस नहीं करते। क्लियर? इसका मतलब कि अब अगर हमने देखा तो हमारी रेट किसके बराबर आ गई? के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर गिवन है तो हमारा पहला आंसर तो आ गया डी इनटू अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2.5 इंटू 10⁻⁴ के। क्लियर? हाइड्रोजन के केस को देखें तो ये भी आ जाएगा बेटा 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट यानी 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो हाइड्रोजन डी H2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 का इधर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 10⁻, ये यूनिट लिख लेना बच्चा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या आ गया? 3 इंटू 2.5, that means answer is 7.5 into 10⁻⁴ moles per liter per second. Clear all of you? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हमने आपको जीरो ऑर्डर की बताई बेटा, इंटीग्रेटेड, ठीक। सेम ऐसे ही जब आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करेंगे तब कैसे करेंगे, ठीक। ये भी बहुत सिंपल है कि अगर हमने एक रिएक्शन लिया ए गिविंग आउट प्रोडक्ट, क्लियर, और आपने पढ़ लिया कि रेट यानी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के, क्योंकि यहाँ पर सॉरी कांस्टेंट के आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं लगाया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर इस इक्वेशन को बच्चा आप ये देखो कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल ए था और जब टाइम आपके पास ज़ीरो था तो प्रोडक्ट ज़ीरो बना, लेकिन अगर 30 सेकेंड के बाद हमने इसको देखा तो मान लीजिए ये एक्स इंटीग्रेट हो गया, सॉरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग मेरा कितना बचा? ए माइनस एक्स, यानी यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की जगह क्या ले लेंगे? ए माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स से अगर आपने इसको डिराइव किया और एक्स हमारा क्या हो गया? यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गया, इतना वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इसका मतलब आफ्टर टी टाइम हमारे पास केवल ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर ही रह गए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the A minus X. Is it clear? और रेट हमने क्या बताया यहाँ पर? अगर A था तो A, और अगर X के फॉर्म में आ गया तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K और A माइनस एक्स। यस, A माइनस एक्स को नीचे ले आओ, dt को इधर ले जाओ क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K इंटू डी टी। अब बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट जब आपने किया तो उसका साइन ये हो गया। यस, a अपॉन ए माइनस एक्स, जब आप इसका x अपॉन ए माइनस एक्स का जब आप डिसइंटीग्रेशन निकालते हैं तब ये वैल्यू आएगी माइनस ln, क्योंकि मैं यहाँ बेस e के फॉर्म में पहले आपको समझा रही हूँ। a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। ये वही इक्वेशन आ गई जो हम लोग ने फर्स्ट बैच जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए समझी थी बच्चे। अब यहाँ पर ये आई क्या हो गया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। ऊपर अभी आपने पढ़ा कि अगर टाइम ज़ीरो था तो x भी ज़ीरो था, x भी ज़ीरो था। यस, तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम टाइम को भी ज़ीरो कर दें, ये आपके टाइम को ज़ीरो कर दूं और इस x को भी ज़ीरो कर दूं, क्लियर। तो अगर दोनों को आपने ज़ीरो कर दिया तब आपके i की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ln a
ये इक्वल टू किसके बराबर आ गया, I के. This value of I put in the equation number 1. The value of I put in the इक्वेशन नंबर 1. तो आपका बन गया माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए, और ए और एल एन वाले को एक साइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया के इज इक्वल टू 1/t एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स. यस और नो. और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, मैंने लॉग टेबल वाली वीडियो में आपको बताया था कि वो बेसिकली हम लॉग बेस 10 की वैल्यू पे ही इसको सॉल्व करते हैं. और इस लॉग बेस 10 की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, यानी इस एल एन बेस ई वाले को चेंज जब हम लॉग बेस 10 पे करते हैं, तो एक कांस्टेंट 2.303 का मल्टीप्लिकेशन देते हैं. और जब आपने मल्टीप्लिकेशन दिया तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स. क्लियर बच्चा पार्टी. ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते में, फिर मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दोनों ही लॉग टेबल के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जिसमें से आपको बोर्ड पे मिलना ही मिलना होता है क्वेश्चन. ठीक है बच्चे. तो ये आपकी फॉर्म आ गई जिसे कि आप न्यूमेरिकल में यूटिलाइज कर सकते हैं. क्लियर हो गया बच्चे सबको. जहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी टाइम, ए इज़ द इनिशियल अमाउंट, और ए माइनस एक्स डिसइंटीग्रेट होने के बाद जितना हमारा लेफ्ट रह गया, जितना हमारा बचा रह गया. क्लियर. अब इसी एक इक्वेशन को अगर हम डिस्कस कर लेते गैस फेज के लिए, ठीक, तब हमारी इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा सा बेटा चेंज आता, क्योंकि तब वहाँ पर आपको टोटल पार्शियल प्रेशर, जो डाल्टन लॉ का कहता था कि 2 or more non-reacting gases enclosed in a vessel, the total pressure is equal to the partial pressure of the each gases. ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था. और यहाँ पर भी हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, और यही बेटा एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल मिलता है, जनरली गैस फेज का ही मिलता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ. जैसे कंटेंट ए गिविंग आउट B plus C, so it's a gas and it is also a gas. Suppose initial concentration of A का initial concentration हम लोग ने माना P0 atmosphere. After time T, suppose the pressure of the A decreases by P atmosphere. क्योंकि जब ये बी और सी प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर टी टाइम ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, और उसको हमने स्मॉल पी सपोज कर लिया. अब इसी एक इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को लिख लें. ए गिविंग आउट बी प्लस सी. इनिशियल अमाउंट जब ये पी नॉट था तब ये दोनों 0 डिसइंटीग्रेट होंगे जब हमारा टाइम 0 था. व्हेन it is disintegrated at pp time, then remaining part of the A is P0 minus ये वाला स्मॉल p. ठीक. प्रेशर आफ्टर टी टाइम जो हमारे पास बचा वो P0 माइनस P, और ये P और ये P. तो हमारा डाल्टन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के हिसाब से टोटल प्रेशर कितना आ गया बेटा जी, क्योंकि यहीं पर चेंज है. टोटल प्रेशर हमारे पास जो उस क्लोज्ड वेसल में आया वो आया P0 माइनस P प्लस P प्लस P, क्योंकि ये सब एक ही क्लोज्ड वेसल में फिलअप थे. क्लियर.
तो जब आपने इन सबको ऐड किया और ओपन किया तो एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, ये माइनस पी था, ये प्लस पी था, तो हमारा पी टोटल कितना आ गया, पी नॉट प्लस पी एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, स्मॉल p इज इक्वल टू आ गया p टोटल माइनस p0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब बस जब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तब हम फिर से अपने इनिशियल वाले वैल्यूज़ पे जाएंगे कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला निकाला था उसी को हम फिर से पिट करते हैं। तो प्रेशर, अब हमारे पास बचा प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टी टाइम। ठीक, तो आफ्टर टी टाइम मेरे पास क्या था बेटा, पी नॉट माइनस पी। चलिए हमने फिर लिख लिया पी नॉट माइनस पी, क्योंकि यही तो आपका प्रेशर आफ्टर टी टाइम बचा था। और इस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस p की वैल्यू हमारे पास है पी टी माइनस पी ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को आपने फिर ओपन किया तो पी नॉट ये वाला, इस p की जगह हमने रखा माइनस पी टी माइनस पी ज़ीरो, माइनस से बच्चा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी ज़ीरो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो गया 2p नॉट माइनस पी टी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और अब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन था वो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू, या a अपॉन a माइनस एक्स के फॉर्म में मैंने लिख दी थी अभी आपको। जब हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म में निकाली थी तब इसी इक्वेशन को हमने एक और फॉर्म दिया था 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये क्या था हमारा इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल क्या है p नॉट, a माइनस एक्स रिएक्टेंट्स का आफ्टर टी टाइम जो प्रेशर रिएक्शंस बचा है, रिएक्टेंट बताया। तो यहाँ पर हमको चूंकि प्रेशर के टर्म्स में था तो हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में अगर हमने ये वैल्यूज़ लगा दी आफ्टर टी टाइम वाली और इनिशियल वाली तो हमारा बच्चे फॉर्मूला आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस पी टी। क्लियर? ये डेरिवेशन बहुत बार आपके यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपसे करवाए जाते हैं। क्लियर? और इस रेट कांस्टेंट को अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम हाफ लाइफ से कनेक्ट करें तब हमारा क्या डेरिवेशन आएगा, ये भी बच्चा हम एक मिनट देख लें ताकि आपको न्यूमेरिकल करते समय कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे कि मैंने अभी आपको ज़ीरो ऑर्डर के लिए बताया था हाफ लाइफ मीन्स आधी लाइफ का डिसइंटीग्रेशन, यानी द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन इज completed and it is represented by t half. तो our final equation is k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x. Yes, in this equation number 1 मान लीजिए, if time is half then the remaining factor is also half. क्लियर? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A था हमारा, if initial concentration is A then the A minus x is A by 2. So all two values put in the equation number 1. So finally we find K is equal to 2.303 upon T half log A अपॉन A बाय 2, तो वो 2 ऊपर चला गया, A से A कैंसिल हो गया एंड log 2 की वैल्यू 0.3010। सो log 2 बचा हमारे पास, तो हमने log 2 की वैल्यू लगा दी 0.3010
अपॉन टी हाफ, इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो फाइनली आपके पास डिजिट आ गई 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो हाफ लाइफ k इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर, देखिए अब इस टॉपिक की, इस वीडियो की समरी ये कहती है कि हमने आज की डेट में कुछ जनरल फॉर्मूलों की स्टडी करी। पहला हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमने रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप का डेरिवेशन भी किया और न्यूमेरिकल भी किया, और वो फॉर्मूला था हमारे पास k इज इक्वल टू 1/t मिडल ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A। क्लियर, पहला फॉर्मूला। अगर यही रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में थे तब हमारा इक्वेशन आया k इज इक्वल टू 1/t P नॉट माइनस P। क्लियर। और अगर ये इक्वेशन हमारी हाफ लाइफ के टर्म्स को रिप्रेजेंट करे जीरो ऑर्डर में, देन वी फाइंड अ फॉर्मूला k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन t हाफ इंटू 2। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया सेकेंड फॉर्म में लिखने के लिए कि t हाफ इज इक्वल टू A नॉट अपॉन 2k, ताकि आप इस 2 और इस 2 में कंफ्यूज ना हो। ये जो मैं आपको मार्क करके दे रही हूँ रेड कलर से, ये वाला 2 कैलकुलेशन के इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, बिकॉज इट ओनली रिप्रेजेंट द हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर। सेकेंड हमने आज स्टडी किया, डिराइव किया इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में जब रिलेशनशिप निकाला तो पहला इक्वेशन हमारे पास आया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। दूसरा फिगर हमने इसको जब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में पढ़ा तब हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ एंड k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT। क्लियर बच्चा पार्टी। और तीसरा हम लोगों ने इसी को पढ़ा हाफ लाइफ, सॉरी इसको भी लाइन बना लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट के बीच में डेरिवेशन, तब हमारा एंड rate constant, then we find t half is equal to 0.693 upon k। तो जितने भी आपके इस टॉपिक से न्यूमेरिकल हैं वो केवल इन्हीं 6 फॉर्मूलों पे फर्स्ट ऑर्डर के, जो कि चाहे वो गैसेस स्टेट के होंगे चाहे वो जनरल इक्वेशन के होंगे, उसी इक्वेशन पे आप सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर भी आपको कहीं कोई डाउट आएगा आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। क्लियर। तो इतने न्यूमेरिकल को आप करिए, देन वी कंसीडर अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के फॉर्म में आएगा। तो पहले आप कंसंट्रेशन टर्म के इन पॉइंट्स को, जिसमें हम लोग ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के सारे टर्म्स, सारे इक्वेशन, सारे डेरिवेशंस और सारे न्यूमेरिकल्स को किया, तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी आर्हीनियस इक्वेशन और कॉलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो अभी हम आपको जिसमें आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटास के अकॉर्डिंगली अगर न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी। ओके बेटा।